इस मूवी के स्टार्ट में हम एक शॉप ऑनर को देखते हैं जो कि यहाँ बैठा अपने मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेल रहा था। तभी उसकी शॉप पे कुछ लोग आते हैं जो कि वहाँ से चीजें उठा के खाने लगते हैं। वो शॉप ऑनर जब उनसे पैसे मांगता है तो वो उसे पीटने लगते हैं। असल में वो लोग वहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन इसी दौरान वहाँ एक लड़की ओगजू आ जाती है जो कि उस शॉप से कुछ लेने आई थी और वो चोरों की परवाह किए बगैर अपने पास मौजूद बहुत से पैसों में से एक नोट निकाल के शॉप ऑनर को दे देती है, जिसके कारण सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब शॉप ऑनर के पास उसे चेंज देने के लिए पैसे नहीं थे। ओगजू को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उन रॉबर्स के बैग से चेंज ले लेती है। ये देखकर एक रॉबर उसके गले पे नाइफ रख देता है, जिसके कारण ओगजू उन पे अटैक कर देती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। ओगजू की फाइटिंग स्किल्स काफी अमेजिंग थी, इसलिए वो कुछ ही देर में उन्हें मार गिराती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लड़कियों को बैलेरिना डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वहीं हमें एक लड़की मिन्ही भी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई लग रही थी और इसी दौरान अचानक से वो फिसल के नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम ओगजू को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे मिन्ही की कॉल आती है जो कि ओगजू को अपने घर आने का कहती है, इसलिए वो उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। ओगजू जब वहाँ पहुँचती है तो कोई भी डोर ओपन नहीं करता, इसलिए वो खुद ही लॉक खोल के अंदर चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ओगजू और मिन्ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। ओगजू को मिन्ही कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है और तभी उसे मिन्ही के रूम में एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है जिसमें उसे बैलरीना शूज के साथ साथ मिन्ही का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें वो ओगजू से उसका बदला लेने का कहती है। उस लेटर के एंड में मिन्ही ने एक नाम भी लिखा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मिन्ही को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे उसका फोन बाथरूम में मिलता है। ओगजू जब वहाँ जाके देखती है तो उसे वहाँ मिन्ही की डेड बॉडी मिलती है जिसने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया था। ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओगजू जो कि अपनी दोस्त की डेथ के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, उसे अपने पास्ट का टाइम याद आने लगता है जब वो एक कैफे में केक लेने गई थी जहाँ मिन्ही काम करती थी। मिन्ही असल में उसकी स्कूल फेलो थी और आज वो दोनों कई सालों बाद मिली थी, इसलिए वो दोनों यहाँ एक रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। मिन्ही यहाँ ओगजू से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है। ओगजू उसे बताती है कि वो एक ओवरसीज कंपनी के लिए काम करती है जो कि वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मिन्ही उसे बताती है कि वो एक बैले डांसर है और यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है। मिन्ही के पूछने पर ओगजू उसे बताती है कि ये केक उसकी बर्थडे के लिए है क्योंकि वो हमेशा से अकेले ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती आई है। ये सुनकर मिन्ही हंसने लगती है और ओगजू के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। प्रेजेंट टाइम में ओगजू उस लेटर में लिखे यूजर नेम को सर्च करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे वो अकाउंट भी मिल जाता है जो कि असल में एक शेफ का था और वो ऑनलाइन फूड सेल किया करता था। ओगजू उस शेफ से कांटेक्ट करके कुछ खाना ऑर्डर करती है। शेफ उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ सुशीज हैं। वो जब सिर्फ एक ही सुशी बॉक्स ऑर्डर करने का कहती है तो वो शेफ ऑफलाइन हो जाता है। ओगजू को अब हर हाल में अपनी दोस्त की डेथ का कारण ढूंढना था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला था। इसी दौरान वो मिन्ही के साथ बिताए गए टाइम को याद करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मिन्ही के फोन पे कॉल आती है जो कि ओगजू अपने साथ ले आई थी। उसके कॉल को अटेंड करते ही एक आदमी उससे बात करने लगता है। वो ओगजू को मिन्ही समझ के उसे अब्यूज करता है। इसी के साथ ही वो मिन्ही को एक ब्रिज के नीचे मिलने के लिए बुलाता है और उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो इस बार भी नहीं आएगी तो वो उसे और उसके दोस्तों को मार डालेगा। उसके पास मिन्ही की कोई चीज भी थी जिसको लेकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जिसके बाद हम उसी ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ एक महंगी गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है जो कि असल में वही शेफ था जिसने ओगजू को मिन्ही समझ के उसे वहाँ बुलाया था। लेकिन ओगजू दूर बैठी उस आदमी पे नजर रखे हुए थी। तभी वो देखती है कि वो आदमी वहाँ मौजूद लोगों में खाना बांटने लगता है, पर कुछ दूर जाकर उनमें से एक आदमी जिसे चोई ने एक सुशी बॉक्स दिया था, वो उस बॉक्स में से ड्रग्स निकालता है और सुशी को ट्रैश कैन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। ओगजू भी ये सब कुछ देख रही थी। उसे भी पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिससे मिन्ही को भी कोई इशू था। उस आदमी का नाम चोई था जो कि एक बार फिर से मिन्ही के फोन पे कॉल करने लगता है, लेकिन इस बार ओगजू उसकी कॉल अटेंड नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ओगजू भी अपनी बाइक पे उसका पीछा करने लगती है। कुछ ही देर में चोई एक सुनसान से घर में पहुँच जाता है। ओगजू भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अगली सुबह हम चोई को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। वो एक्सरसाइज करने के बाद अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर किसी काम चला जाता है। उसके घर से थोड़ा दूर हमें ओगजू भी दिखाई देती है जो कि
चोई के जाने का वेट कर रही थी। इसलिए उसके जाने के बाद वो लॉक तोड़ के उसके घर में एंटर हो जाती है और हर जगह रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाने लगती है। तभी उसे एक क्लोजेट में कुछ ड्राइव्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि उन ड्राइव्स में ऐसी बहुत सी लड़कियों की वीडियोस थी जिनके साथ चोई फ्रेंडशिप करता था और फिर उनकी वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करता था। और इसी कारण मिन्ही भी उस दिन बैलरीना डांस परफॉर्म करते हुए काफी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे वहाँ चोई नजर आया था जो कि उसे बार बार ब्लैकमेल करता था और इसी कारण उसने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया था। ओकजू को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो चोई से अपनी दोस्त का बदला जरूर लेगी। जिसके बाद वो सबसे पहले चोई के घर में लगाई गई रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को मॉनिटर करने लगती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि कल वो किसी क्लब में जाने वाला है। इसलिए वो भी उसी क्लब में पहुंच जाती है और चोई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए ओकजू उसे ढूंढने लगती है और तभी अचानक से वो उसके पास आता है और ओकजू से फ्लर्ट करने लगता है। असल में चोई एक प्ले बॉय था और ये सब कुछ उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। वो यहाँ ओकजू को ड्रिंक्स की ऑफर करता है। ओकजू जो ये सब कुछ अपनी दोस्त के लिए कर रही थी वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और इसी दौरान उनकी दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो ओकजू को अपनी गाड़ी में कहीं ले जाने लगता है और कुछ ही देर में वो लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां चोई पहले भी आया करता था। वो वहां मौजूद एक आदमी से एक स्पेशल रूम की कीज मांगता है। वो लोग जब रूम में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि चोई ने ओकजू की ड्रिंक्स में कोई चीज मिला दी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। इसलिए चोई उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अब क्योंकि ओकजू को पहले से ही उसके इवल प्लान्स का पता था और वो बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रही थी, इसलिए वो चोई पे अचानक से अटैक कर देती है। लेकिन चोई भी कोई आम खिलाड़ी नहीं था, वो उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके कारण उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ हम फिर से ओकजू की फाइटिंग स्किल्स को देख पाते हैं, जो कि एक फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड होने के कारण काफी अमेजिंग थी। वो चोई को, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे इंजर करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो उसके चेहरे में नाइफ घुसा के उसके गाल को काट देती है। अब इससे पहले कि वो उसे मारती तभी चोई का साथी भी अंदर आ जाता है। असल में ये होटल भी चोई का ही था, जो कि इसे ऐसे ही कामों के लिए यूज किया करता था। ओकजू अब किसी तरह उस आदमी को भी घायल करके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसके सामने चोई का एक और साथी आ जाता है। वो चेनसा से उस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी एक लड़की अपने रूम का डोर ओपन करके उसे नीचे गिरा देती है। अब वो लड़की ओकजू के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो चोई की कार की चोरी करके उसकी ही गाड़ी में वहाँ से भाग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम चोई को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में था। उसे जब होश आता है तो उसके सामने उसका बॉस किम बैठा था, जिसके साथ उसके बहुत सारे गुंडे भी थे। यहाँ हमें चोई के असली काम का पता चलता है, जो कि किडनैप की गई लड़कियों को मैनेज करना था, जिनके थ्रू वो लोग ड्रग्स का बिजनेस चलाते थे। लेकिन इस दौरान चोई ने इस गंदे धंधे में भी चोरी करना शुरू कर दी थी। वो लड़कियों को ट्रैप करके उन्हें वुमेन ट्रैफिकिंग में यूज करता था और इसी के साथ ही वो ड्रग्स को कुछ और लोगों के थ्रू बेचकर बहुत सा पैसा भी कमा रहा था। इसी कारण किम उस पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि ये उसके रूल्स के खिलाफ था। साथ ही वो उसकी लैम्बोर्गिनी चोरी होने और एक लड़की से इतनी ज्यादा पिटाई होने के कारण भी उसे ह्यूमिलिएट करता है, जिस पर चोई उससे और नए रिक्रूट होने वाले गैंग मेंबर से अपोलोजाइज करता है। किम उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है और जो लड़की उनके होटल से भाग गई थी वो उसे 3 दिन में वापस लाने का कहता है। दूसरी तरफ ओकजू उस लड़की को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ वो लड़की ओकजू को बताती है कि चोई लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और फिर उन्हें ड्रग्स के बिजनेस में यूज करता है। वो उसे ये बात भी बताती है कि उसे पता था कि वो एक दिन जरूर आएगी, क्योंकि मिन्ही उसे उसके बारे में बताया करती थी। और अब वो ओकजू से उन सबको मारने का कहती है। कुछ दिन के बाद हम चोई को देखते हैं, जो कि अब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए यहाँ वो अपने एक दोस्त के पास आता है जिसका नाम पार्क था। वो उससे अपनी कार और उन लड़कियों को ढूंढने में हेल्प मांगता है, जिसके बदले वो उसे $1,00,000 देने के लिए तैयार था। इस ऑफर को सुन के पार्क भी फौरन से मान जाता है। दूसरी तरफ ओकजू भी अपनी एक दोस्त के पास जाती है, जिसकी कंपनी में वो पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी। ओकजू से बताती है कि वो एक वुमेन ट्रैफिकिंग ग्रुप के खिलाफ लड़ने वाली है, जिसके लिए उसे बहुत सारे वेपन्स की जरूरत थी। वो उसे ये भी बताती है कि वो ये सब कुछ अपनी एक दोस्त के लिए कर रही है, जो कि इसी माफिया का शिकार हो गई थी, इसलिए उसे इल्लीगल वेपन्स चाहिए थे। ये सुनकर ओकजू की दोस्त उसे एक ओल्ड कपल के पास भेज देती है, जहाँ से वो कुछ वेपन्स खरीद लेती है। इसके बाद वो लेडी उन्हें एक फ्लेम थ्रोअर दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ मैन अपने एक दोस्त पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे एक कार और 2 लड़कियों की लोकेशन ढूंढने का कहता है। दूसरी तरफ ओकजू भी घर पहुंच चुकी थी, जहां वो उन गन्स को साफ करके रेडी करने लगती है। वो लड़की भी ओकजू के साथ मिलके उन लोगों
को मारना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि इस काम में काफी खतरा था इसलिए वो उसे बहाने से सुला देती है। ओकजू उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उसमें उसे अपनी दोस्त मिन्ही दिखाई देती थी। ओकजू अब बाहर से कुछ चीजें लेने के लिए चली जाती है। वो जब घर वापस आती है तो उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती और तभी अचानक से दो लोग उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ओकजू किसी तरह उनसे बच के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम किम को देखते हैं जिसके पास चोई आया था, जो कि किम को बताता है कि उसने ओकजू को मार दिया है और अब उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी हम वहाँ पे उसी लड़की को भी देखते हैं। किम चोई से उस लड़की को भी मारने का कहता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आता है और उससे ओकजू के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि असल में तो उसने किम से झूठ बोला था कि उसने ओकजू को मार दिया है। हालांकि वो जिंदा थी, जो कि उसी होटल में पहुंच जाती है जहां एक बार चोई उसे लेकर गया था। वहां वो चोई और उस लड़की के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अब वो किसी को भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो सबको मार डालती है। जिसके बाद वो सीधा उस जगह पहुंच जाती है जहां की लोकेशन उसे होटल से पता चली थी। वो असल में किम का हेडक्वार्टर था जहां वो ड्रग्स बनाया करते थे। ओकजू वहां मौजूद सब लोगों से चोई और उस लड़की के बारे में पूछने लगती है, पर तभी वहां पे किम आ जाता है जो कि उसे ड्रिंक्स की ऑफर करता है, लेकिन ओकजू अब की बार मजाक के मूड में नहीं थी। वो उसे शूट करके मार डालती है, लेकिन तभी वो गन जैम हो जाती है जिसके कारण वहाँ मौजूद सब लोग उस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ओकजू की फाइटिंग स्किल्स काफी अमेजिंग थी, इसलिए वो अकेले ही एक एक करके उन्हें मारने लगती है और काफी जबरदस्त फाइट के बाद वो आखिरकार उन सब लोगों को मारने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि कैरिज को कहीं ले जा रहा था, पर तभी उसके सामने ओकजू आ जाती है। वो देखती है कि उस कैरिज में उसी लड़की की डेड बॉडी थी जिसे वो यहाँ बचाने के लिए आई थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी गन पार्क पे तान लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे चोई आके उसे इंजर कर देता है। ये देखकर पार्क की सांस में सांस आती है क्योंकि वो ओकजू से काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन तभी चोई ही उसे शूट करके मार डालता है क्योंकि वो उसे $1,00,000 नहीं देना चाहता था जो कि उसने उससे प्रॉमिस किया था। अब चोई ओकजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता तभी वो लड़की उस पे गोली चला देती है जो कि अभी मरी नहीं थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ओकजू भी उसे शूट करके इंजर कर देती है, जिसके बाद वो उसे गाड़ी में बीच पे ले आती है। ये वही जगह थी जहाँ ओकजू और मिन्ही आया करती थी और ये जगह मिन्ही को बहुत पसंद थी। चोई को भी ये रियलाइज हो चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो ओकजू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उससे पूछता है कि वो उसे मारना क्यों चाहती है, जिस पर ओकजू उसे बताती है कि जो कुछ उसने मिन्ही के साथ किया था इसलिए वो यही डिजर्व करता है। लेकिन तभी चोई हंसने लगता है ताकि वो उसे प्रोवोक कर सके। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ओकजू उसके करीब जाने की बजाय कार से फ्लेम थ्रोअर निकाल के ले आती है जो कि उसने उसी ओल्ड कपल से लिया था, जिसे देख के चोई की सांसें सूख जाती हैं और इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता ओकजू उसे जला के राख बना देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम ओकजू को एक बार फिर से चोई के घर में देखते हैं जहाँ से उसे एक डायरी मिलती है जिसमें बाकी सब लड़कियों के एड्रेसेस थे, इसलिए अब वो उन्हें बचाने के मिशन पे निकल पड़ती है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।